लगभग एक हफ्ता तक हमारा वीडियो नहीं बन पाया। खास कारण कुछ तो ऋतुओं का परिवर्तन रहा, बरसात का समय रहा और इस दौरान मैं लखनऊ चला गया था, जिसके कारण ये वीडियो नहीं बन पाया। लगभग एक हफ्ते बाद फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। जो कुछ भी अपने से प्रयास बन पा रहा है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए उपयोगी है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम 1857 की क्रांति तक आपको पढ़ाए थे। 1857 की क्रांति के बाद जो अगला चैप्टर इतिहास में शुरू होता है मॉडर्न इंडिया में, वो है भारत में शिक्षा का विकास। ध्यान रहे 1757 से 1857 100 वर्ष गुजर चुका था। इस दौरान भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के आधिपत्य में चला गया था। अनेक प्रांतों पर या तो अंग्रेजों का आधिपत्य स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से था, या यदि प्रत्यक्ष रूप से नहीं था तो भारत के देशी रियासतों और उनके राजाओं के ऊपर अंग्रेजों का वर्चस्व अवश्य था। इस दौरान अंग्रेजों ने अपने पूर्ववर्ती आक्रमणकारियों के विपरीत एक नया कार्य किया। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अंग्रेजों से पूर्व मुगलों से पूर्व सल्तनत के लोग या सुल्तान लोग यहाँ पर शासन करते थे। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी, जिसमें गुरु यानी ब्राह्मण छात्रों को शिक्षा देते थे, शिक्षा निःशुल्क होती थी। उस शिक्षा में संस्कार और शिक्षा दोनों मिला जुला कर, यानी विषयों का ज्ञान और संस्कार दोनों मिला जुला कर दिया जाता था। संस्कारों की शुरुआत घर से ही हो जाती थी, माता के द्वारा, परिवार के द्वारा, और संस्कारों का विकास गुरुकुल में जाकर होता था। इस अनूठी शिक्षा पद्धति को सल्तनत के लोगों ने नहीं छेड़ा। उनके अपने मकतब और मदरसे शिक्षा के केंद्र बने रहे, इस्लामिक शिक्षा के केंद्र। इसी तरह से मुगल जब आए तो मुगलों के भी इस्लामिक शिक्षा के केंद्र मकतब और मदरसे अलग से बने रहे। उन लोगों ने अपने शिक्षा पद्धति को अपनाए रखा, किंतु भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति को कभी नहीं छेड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने इस अपने पूर्ववर्ती आक्रमणकारियों के विपरीत एक नया कार्य किया। उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को छेड़ा, उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया। बहुत कुछ बातें इसके पीछे हैं, क्यों छेड़ा हम सविस्तार न बताकर संक्षेप में आपको बता देना चाहेंगे। वे भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम तो बना चुके थे, लेकिन राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने के बाद भी अभी वे भारत को मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना पाए थे। जो इनके पूर्ववर्ती भी नहीं कर पाए थे, वो काम अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। वे भारतीयों को मानसिक गुलाम नहीं बना पाए थे। उनका कहना ही था कि जब तक मन मानस परिवर्तित करके किसी को अपने जैसा न बना लिया जाए, तब तक वास्तविक विजय नहीं हो सकती। ये उनके भारत में शिक्षा के विकास के पीछे बहुत बड़ा राज था, और इसमें हुआ भी ऐसा ही। आगे चल कर के अंग्रेजों ने जो भारत में शिक्षा पद्धति लागू की, उसके पीछे बड़ा कारण था कि भारतीय संस्कारों को, भारतीय शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया जाए, भारतीय वैदिक ज्ञान, अच्छे संस्कारों को समाप्त कर दिया जाए, और अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी चाल चलन, अंग्रेजी तौर तरीके भारत में लागू किए जाए, ताकि वे वर्ण वंश से जो भारतीय हैं, वे भारतीय भले ही वर्ण वंश से भारतीय हों, लेकिन उनकी रुचि, उनकी संवेदना, उनके हाव भाव विचार, ये सारे के सारे अंग्रेजी हों। जब अंग्रेजी हाव भाव विचार के लोग होंगे, अंग्रेजी संवेदनाओं के लोग होंगे, तो वे वास्तविक रूप में भारत के गुलाम होंगे। मैकाले का कहना सिद्ध था कि हमारी शिक्षा पद्धति अगर लागू हुई तो भारत में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा, पूरा का पूरा भारत ईसाई बन जाएगा। मैंगल्स नाम के एक विद्वान ने इंग्लैंड की संसद में कहा भी था कि हम ईसाई धर्म प्रचार के पीछे एक ये भी कहानी याद आती है कि इंग्लैंड की संसद में मैंगल्स नाम के एक विद्वान ने कहा भी था कि अखंड भारत का एक विशाल साम्राज्य हम अंग्रेजों को ईसा मसीह की पताका फहराने के लिए मिला है। तो इनके पीछे इनका ये भी मंतव्य सिद्ध हो रहा था। ऐसे में मैकाले का सोचना था कि हम गेहुए रंग का अंग्रेज पैदा कर देंगे, अर्थात गेहुए रंग के भारतीय अंग्रेजों की तरह व्यवहार करेंगे और वे वास्तविक रूप में हमारे गुलाम होंगे, और
हम उन्हें एक अच्छा क्लर्क बनने देंगे, क्लर्क और सेना में सूबेदार के ऊपर हम जाने नहीं देंगे। यही मंतव्य था अंग्रेजों का भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करने का, और इस लक्ष्य को सामने रखकर उन लोगों ने अपने मंतव्य को आगे बढ़ाया। यहीं से आधारशिला बनती है भारत में शिक्षा का विकास। प्रिय छात्रों, ध्यान रहे, हम ये भी जो बताना चाहेंगे, शुरुआत में अंग्रेजों ने जो भारत में शिक्षा के लिए कार्य करना शुरू किया वो नितांत वैयक्तिक था, व्यक्तिगत रूप से शुरू किया। आगे चल करके वो किस तरह से सरकारी स्तर पर प्रयास शुरू होता है और पूरे के पूरे भारत शिक्षा पद्धति को बदल दी जाती है, वो आपके सामने है। हम देखते हैं, प्रारंभ में अंग्रेज इसे व्यक्तिगत रूप से शुरू करते हैं। जैसे 1778 में वारेन हेस्टिंग्स के मित्र थे मिस्टर विलियम जोन्स, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो स्थापित हुआ था 1778 में, इस स्थापना का मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य ही था भारत में भारतीय संस्कार, भारतीय धर्म, साहित्य, इतिहास का अध्ययन किया जाए, पुरातत्व का अध्ययन किया जाए। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के पीछे मंतव्य था या लक्ष्य था। ये व्यक्तिगत था। सर विलियम जोन्स ने इसे स्थापित किया था 1778 में। और आगे देखते हैं, 1781 में स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया ताकि इसमें लोगों को उर्दू फारसी का ज्ञान दिया जा सके और वे हमारे एक अच्छे नौकर साबित हो सकें। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, संस्कृत की शिक्षा देने के लिए, ताकि संस्कृत जानने वाले कुछ लोग कानून बनाने में हमारी मदद कर सकेंगे। ऐसे व्यक्तिगत प्रयासों में हम आगे ये देखते हैं कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय प्रयास सेरामपुर, बंगाल के समीप एक स्टेशन है सेरामपुर या श्रीरामपुर भी इसे कहा जाता है। यहाँ के ईसाई मिशनरियों ने इसमें सबसे बेहतरीन प्रयास किया। ईसाई मिशनरीज लोगों ने अनेक स्कूल खोले। हम आपको पहले बता भी चुके होंगे कि भारत में जो डैन लोग आए थे, डैन लोगों का उद्देश्य प्रारंभ में व्यापार जरूर था, लेकिन वे व्यापार कर नहीं पाए, बल्कि वे ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में ज़्यादा लगे रहे और व्यापार में न ध्यान देने के नाते वे असफल भी हुए। उन डेनमार्क के लोगों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा प्रयास किया था। ईसाई मिशनरियों ने भी बड़ा प्रयास किया। प्रिय छात्रों, हम आगे देखते हैं, भारत में शिक्षा के विकास हेतु जो सरकारी स्तर पर वास्तविक प्रयास हुआ वह 1813 के चार्टर में प्रावधान से शुरू हुआ। अभी हमने आपको बताया कि पहले व्यक्तिगत थे शिक्षा के प्रयास भारत में, लेकिन बाद में सरकारी स्तर पर प्रयास हुआ। और सरकारी स्तर पर शिक्षा का जो पहला प्रयास था वो 1813 के चार्टर के प्रावधान से शुरू हुआ। इस प्रावधान में था कि भारत में शिक्षा हेतु या शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया जाए। ये प्रावधान था 1813 से 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ये सुनने में, पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यही बहुत बड़ा राज छुपा था। आगे चल करके 1833 के चार्टर में अंग्रेजों का या बेंटिंग की काउंसिल में लोगों का कहना था कि यदि हम किसी देश के शिक्षा के विकास में 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो उस देश के शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का, उस शिक्षा व्यवस्था के प्रारूप तय करने का अधिकार भी हमें है। और वही उन लोगों ने किया। 1833 के चार्टर के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं, इनकी काउंसिल में इस बात पर बड़ी चर्चा थी कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो पैसा किस भाषा में शिक्षा देने के लिए खर्च किया जाए। इसके लिए उनकी काउंसिल में 2 दल बन गए, 2 दल। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल, इसमें मिस्टर प्रिंसेप और मिस्टर विल्सन, ये दोनों लोग प्राच्य शिक्षा समर्थक कलकत्ता का समूह जो था। एक आंग्ल शिक्षा समर्थक वर्ग था, मिस्टर मुनरो एंड एल्फिंस्टन, ये बंबई वाला वर्ग था। ये मुनरो एल्फिंस्टन आंग्ल शिक्षा समर्थक थे। उनका कहना था भारत में जो शिक्षा का विकास किया जाए वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देकर किया जाए। और प्रिंसेप और विल्सन का कहना था कि भारत में जो शिक्षा का विकास किया जाए वो प्राचीन भारत की जो विद्या है उसे उनकी भाषा में दिया जाए, ऐसा कहना था। इस पर 2 दल बन गए। इन दोनों दलों के अंतर्विरोध को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। किसको? मैकाले। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा का पक्ष लिया, यानी मैकाले का कहना था कि अंग्रेजी दमदार भाषा है, संस्कृत सड़ी गली भाषा है, अंग्रेजी भाषा
यूरोप का साहित्य ये इतना दमदार है कि पूरे भारतवर्ष का साहित्य यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय के एक अलमारी के आधी तख्ती का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा कहना था मैकाले का, और ये कहते उन्होंने अंग्रेजी भाषा का पक्ष लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसका स्वागत किया और 1837 से अंग्रेजी भारत में शिक्षा का माध्यम बन गई। ये तय किया गया कि भारत में जो शिक्षा का विकास किया जाएगा, तकनीकी ज्ञान विज्ञान जो यूरोपीय ढंग का भारत में दिया जाएगा, उसका विकास अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। ये 1833 के चार्टर में लॉर्ड मैकाले द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया उसको स्वीकार किया गया और 1837 से अंग्रेजी भाषा भारत में शिक्षा का माध्यम बन गया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि किस तरह से क्रमशः एक एक क्रम करके अंग्रेज एक एक आयोग गठित करते रहे और अपने द्वारा शिक्षा के विकास में जो प्रयास किए जाते रहे उनमें क्या क्या परिवर्तन किए जाए और किस तरह से आखिर उनकी दी गई शिक्षा का एक प्रारूप हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति का आधार बना। ये हम नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसके तुरंत बाद। अब हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से अंग्रेजों ने उसके क्रम के रूप में आगे बढ़ाया। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो अंग्रेजी ढंग से शिक्षा यहाँ दिए जाने की बात थी मैकाले मिनट्स के बाद, उसमें किस किस तरह से उन लोगों ने शिक्षा का एक एक क्रम आगे बढ़ाया, विकास के लिए एक एक आयोग बनाए। इसमें पहला क्रम हम ये देख लेते हैं कि पहले आया शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसको आप फिल्ट्रेशन थ्योरी कह सकते हैं। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसका मतलब हुआ अधो मतलब नीचे, यानी नीचे की तरफ, निस्यंदन मतलब होता है छनना, नीचे की तरफ छनने का सिद्धांत जो शिक्षा का बनाया गया। इसके जनक थे लॉर्ड ऑकलैंड। यद्यपि लॉर्ड मैकाले ने भी इस सिद्धांत के लिए कार्य किया था, लेकिन अगर कहीं आ जाए कि शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी के जनक कौन थे, वे थे लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का कहना था कि शिक्षा को उच्च वर्ग को पहले देना चाहिए, धनी वर्ग को देना चाहिए, जमींदारों, राजाओं, रजवाड़ों, अंग्रेजों, अधिकारियों को देना चाहिए। उनके द्वारा ये शिक्षा छनते हुए नीचे की तरफ, छनते हुए निचले तबके तक भी पहुंच जाएगी, ऐसा कहना था लॉर्ड ऑकलैंड का। इसी नीचे की तरफ शिक्षा के छनने के सिद्धांत या शिक्षा के जाने के सिद्धांत को अधोमुखी सिद्धांत कहा जाता है। ये रहा शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अब जो अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के आमूल चूल परिवर्तन के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रयास किया, जिसने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को एकदम से बंद ही कर दिया, समाप्त ही कर दिया, विनष्ट ही कर दिया और आधुनिक ढंग के प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स या इंटर कॉलेजेस, हाई स्कूल इंटर कॉलेज, फिर डिग्री कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय, ये जो आधुनिक शिक्षा का स्ट्रक्चर जो आया, इसके लिए जो सबसे बड़ा प्रयास किया, ये उनका प्रयास था वुड डिस्पैच 1854 के रूप में। ये चार्ल्स वुड 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और उन्होंने भारत में शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन के लिए वुड डिस्पैच दिया। ये वुड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें आधुनिक शिक्षा पद्धति या आधुनिक ढंग का जो शिक्षा संरचना हम लोगों को के सामने तैयार है, जिस ढंग से हम लोग शिक्षा प्राइमरी पाठशाला, फिर उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, बीए, डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी शिक्षा जो हम लोग लेते हैं, ये जो शिक्षा की जो पद्धति है, ये जो संरचना है, इसको पहली बार अगर किसी ने एक स्केच के रूप में अगर तैयार किया था तो वो थे चार्ल्स वुड। इन्होंने पूरी एक नए ढंग की शिक्षा पद्धति दिया जो आजकल हम लोग शिक्षा पा रहे हैं। इन शिक्षा के जितने भी प्रावधान आजकल हैं, ये कहीं न कहीं रूप में, कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में ही सही, बीज रूप में ही सही, वुड डिस्पैच में दिए गए थे। इसी नाते इसे भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? वुड डिस्पैच 1854। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। विशेषताएं तो बहुत है, इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये शिक्षा की सबसे विस्तृत संरचना या सबसे विस्तृत कानून वाला प्रावधान था। इसमें सब कुछ वो कह दिया गया जिसके आधार पर आजकल की शिक्षा पद्धति चल रही है। इसी शिक्षा पद्धति में पहली बार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई। अगर आ जाए कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात सर्वप्रथम किस आयोग ने किया? वुड डिस्पैच ने किया। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले जो
बीएड कॉलेज, एमएड कॉलेज वगैरह हैं, डाइट वगैरह जो हैं, इन सब की व्यवस्था। शिक्षा में निजी प्रयास किए जाएँ, निजी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए, यानी निजी शिक्षण संस्थान भी लोग स्थापित करें, आप उनको ऐड दें, प्रोत्साहन दें। ये भी प्रयास लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित करने का जो प्रावधान आया, ये वुड डिस्पैच में था। वुड डिस्पैच ने ही ऐसा कहा था कि ये किए जाए, विश्वविद्यालय बनाए जाएँ, शिक्षा में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाएँ, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और आगे क्या कहा, लोक शिक्षा निदेशक पद का प्रावधान किया वुड ने। उन्होंने कहा देश के 5 प्रांतों में, यानी बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इसी तरह से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, इन प्रांतों में उनका कहना था कि लोक शिक्षा निदेशक का पद बनाया जाए, जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का मुखिया होगा, उसे संभाले। तो लोक शिक्षा निदेशक का जो प्रावधान आया वो भी उस डिस्पैच में आया था। उन्होंने ये भी कहा देसी भाषाई प्राथमिक स्कूल बनाए जाए, उनके ऊपर उच्च माध्यमिक, उसके बाद फिर हाई स्कूल या इंटर कॉलेजेज इत्यादि बनाए जाए, ऐसा भी उस डिस्पैच में कहा गया। तो आपने देख लिया, सारा कुछ तो इसमें कह लिया ये वुड डिस्पैच। इसी कारण से शिक्षा का मैग्ना कार्टा ही कहलाता है। इसके एक लंबे समय बाद 1882-83 में हंटर कमीशन स्थापित किया गया। हंटर कमीशन की स्थापना प्राथमिक शिक्षा पर की जांच के लिए, कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कितना हम लोग आगे बढ़े, उसके लिए इसे बनाया गया था। हंटर कमीशन ने जो है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट दी कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और फिर पुरानी बातें जो थी उन्हीं पर बल दिया कि मैंने इन्हें भी आगे बढ़ाया जाए। ये रहा हंटर कमीशन। अब हंटर कमीशन के बाद हम लोग देखते हैं अगला कमीशन जो आता है वो रैले कमीशन। रैले कमीशन के क्या प्रावधान है उसको देख लेते हैं हम। रैले कमीशन आखिर क्या है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित आयोगों के क्रम में हम अगले आयोग को देखते हैं, वो है रैले कमीशन 1902। हंटर कमीशन के बाद जो रैले कमीशन आता है, यह वास्तव में एक विश्वविद्यालय आयोग था। सर थॉमस रैले को लॉर्ड कर्जन ने भारत के विश्वविद्यालयों के बारे में सुझाव देने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए इस एक कमीशन के द्वारा उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया। इसी नाते इसे रैले कमीशन कहा जाता है। इस कमीशन में जो भी प्रावधान किए गए, थॉमस रैले ने जो कुछ भी प्रावधान किया, बड़ा विस्तृत प्रावधान है, यहाँ पढ़ाने पर बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। आप इतना जान लें कि सीनेट के भी प्रस्तावों को वीटो करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। यद्यपि इसमें कहा गया कि शोध के लिए लेक्चरर, प्रोफेसर की नियुक्ति हो, ये भी कहा गया कि कम से कम सीनेट में 50-50 सदस्यों की नियुक्ति हो, कम से कम 30 अधिक से अधिक 50 की नियुक्ति हो, सारा चीज़ कहा गया जरूर। लेकिन सब मिला जुला के प्रावधान कुछ इस कदर हुए कि भारतीय विश्वविद्यालय वास्तव में गवर्नर के एकदम से अधीन हो गए, यानी सरकारी नियंत्रण इसमें बढ़ गया भारतीय विश्वविद्यालयों में। ध्यान रहे, इस रैले कमीशन के द्वारा ही भारत में शिक्षा महानिदेशक का एक नया पद बनाया गया और डब्ल्यू ऑरेंज प्रथम शिक्षा निदेशक नियुक्त हुए। ये हो गए। इस प्रावधान का बड़ा विरोध हुआ। इस विरोध से बचने के लिए लॉर्ड कर्जन ने कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग, रेलवे विभाग, तमाम जैसे विभागों का जो है एक गठन किया, जिससे एक भारतीय जनमानस शांत हो सके। इसीलिए कृषि विभाग बनाया गया, पुरातत्व विभाग बनाया गया। ये पुरातत्व, यही वो पुरातत्व है जब इसके अध्यक्ष आगे चल करके जॉन मार्शल महोदय हुए, और उसी से फिर सिंधु सभ्यता, फला ढमकाना, तमाम जो है भारत में पुरातत्व वस्तुओं की चीज़ें खोजी गई, ये सब किए गए। तो ये रैले कमीशन यही था। इससे सरकार का विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बढ़ गया। इसके बाद 1913 का एक सरकारी प्रस्ताव आता है, जिसमें सरकार ने प्रस्ताव किया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इसका प्रावधान तो हुआ, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब हो गया 1914 से 1918 के बीच, इस कारण से 1913 का सरकारी प्रस्ताव लागू नहीं हो सका। इसके आगे आता है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन को वास्तव में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को निदान हेतु बनाया गया था, और इस सैडलर महोदय के नाम पर इसका 1917 में जो लॉर्ड कर्जन ने इसे बनाया, इसमें कहा गया कि लॉर्ड कर्जन ने इसे नहीं बनाया था,
सैडलर कमीशन जो बनाया गया, इसकी विशेषता थी कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं पर ध्यान देना। इसी में पहली बार 2 भारतीय नियुक्त हुए, यानी सैडलर कमीशन के 2 भारतीय सदस्य बने। एक का नाम था आशुतोष मुखर्जी, जो बहुत बड़े विद्वान थे अपने समय के, और एक थे मिस्टर जियाउद्दीन अहमद। ये दोनों भारतीय इस आयोग में जगह पाए थे। इसी आयोग यानी सैडलर कमीशन के द्वारा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाया गया, अर्थात पहली बार विश्वविद्यालयों से इंटरमीडिएट कक्षाओं को अलग कर दिया गया और एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई, यानी इनके लिए माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक अलग से बोर्ड बना। ये पहली बार हुआ था। ध्यान रहे, जो मैं यहाँ अभी लिख नहीं पाया ऐसे औरली आपको बता देता हूँ। इसी अधिनियम के द्वारा यानी सैडलर कमीशन के द्वारा भारत के अनेक प्रांतों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इसी में लखनऊ विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1921 में, मैसूर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, यहाँ बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, हैदराबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, गुजरात विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तमाम ऐसे विश्वविद्यालय भी इसी सैडलर कमीशन के द्वारा स्थापित किए गए थे। इस शिक्षा के विकास के अगले क्रम में हम लोग देखते हैं 1929 का हार्टोंग कमीशन। सरकार ने सर फिलिप हार्टोंग को अगले क्रम में ग्रामीण स्तर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा हेतु सुझाने के लिए प्रावधान दिए जाएं, ऐसा करने के लिए एक नियुक्त आयोग बनाया, जिसे हार्टोंग कमीशन 1929 कहा जाता है। सर फिलिप हार्टोंग ने ग्रामीण परिवेश के बालकों को मिडिल स्कूल तक शिक्षा देने की बात कही। ये कहा कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बालक हैं उनको मिडिल स्कूल तक शिक्षा दी जाए और उसके बाद उन्हें रोक दिया जाए। आगे क्या किया जाए, इसके बाद उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ऐसा फिलिप हार्टोंग का कहना था। और इसी कमीशन ने रिपोर्ट जो पेश किया, उसके आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। ये हार्टोंग कमीशन की मुख्य बातें। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का जो गठन हुआ 1935 में, वो हार्टोंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। अगर हम देख रहे थे वर्धा योजना 1937, ये 1937 में वर्धा में एक शिक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कुछ बोला था। इसमें मुख्य प्रावधान जो गांधी जी ने बोला था वो ये था कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। पहली बार भारत के परिवेश में आता है कि भारत में बालक बालिकाओं को, वे बालक बालिका जो 7 से 14 वर्ष के बीच, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ऐसा पहली बार गांधी जी के वर्धा योजना में आया था। तथा उन्होंने ये भी कहा कि बालकों को शिक्षा उनकी भाषा में दी जाए, यानी उनकी मातृभाषा, मदर लैंग्वेज, टंग लैंग्वेज जो उसमें उनको शिक्षा दी जाए, ऐसा गांधी जी का कहना था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, जो 1939-1945 तक लड़ी गई, उसके कारण वर्धा योजना लागू नहीं हो सकी। वैसे भी गांधी जी की बहुत बातों को अंग्रेज नहीं लागू करते। अगली जो स्वतंत्र भारत की जो अंतिम परतंत्र भारत की जो अंतिम योजना लागू की जाती है, या जो अंतिम आयोग जो अंग्रेज बनाते हैं 1944 में, वो है शिक्षा की सर्जेंट योजना। सर जॉन सर्जेंट के द्वारा जो शिक्षा की योजना या शिक्षा आयोग जो बनाया गया 1944 में, ये परतंत्र भारत की आखिरी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक योजना थी, या अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक आयोग था। इसके बाद भारत आज़ाद हो गया। इसमें देख लेते हैं, इसमें मुख्य प्रावधान था 6 से 11 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ऐसा इसमें कहा गया था कि 6 से 12 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तथा 11 से 17 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये इसमें कहा गया। मतलब गांधी जी ने कहा था 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, सर्जेंट ने कहा 6 से 11 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चल करके हमारे संविधान ने शिक्षा की जो निःशुल्क योजना जो लागू की, वो उसकी बीज रूप आप सर्जेंट योजना और गांधी जी के वर्धा योजना में पाते हैं। सर्जेंट ने यह भी कहा कि शिक्षा 2 तरह की होनी चाहिए, विद्या विषयक यानी एकेडमिक, और एक है प्राविधिक एवं व्यवसायिक। 2 तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। ध्यान रहे, सर्जेंट योजना शिक्षा के लिए जो 1944 में बना, और उन्होंने जो प्रावधान किया, उसके बाद अपना देश आज़ाद हो गया, और आज़ाद भारत ने अपने ढंग का आयोग बनाया, अपने ढंग के शिक्षा आयोग बनाए। उसे किसी समय हम ऐसे ही बता देंगे। लेकिन यहाँ तक परतंत्र भारत में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के विकास के लिए बनाए गए आयोग और उनके द्वारा किए गए कार्य थे, जो ये आपके सामने आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू क्लास।